वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपी टेट क्लासेस। आज हम एचपी टेट आर्ट्स नवंबर 2022 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। नवंबर 2021 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें हम साइकोलॉजी सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन आया हुआ है, द कंसेप्ट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन शैली का सिद्धांत किसने दिया है। जीवन शैली का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है अल्फ्रेड एडलर ने। इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। दूसरा, अब हमें फ्रूड के बारे में पता होना चाहिए। फ्रूड ने क्या दिया है? साइको एनालिसिस। क्या दिया है? साइको एनालिसिस, यानी कि मनोविश्लेषणवाद के जनक इनको माना जाता है। यंग ने क्या किया है? यंग ने पर्सनैलिटी में दिया है। यंग ने 3 तरह की पर्सनैलिटी बताई थी। कौन कौन सी थी? इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं। एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं? जो हर किसी से बात करके चलते हैं। और एम्बीवर्ट वो होते हैं जो बैलेंस ज़िंदगी जीते हैं, ना ज़्यादा बात करते हैं ना ज़्यादा सोशली होते हैं, मतलब नॉर्मल बैलेंस लाइफ जो जीते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं एम्बीवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है? कार्ट लुइन ने क्या थ्योरी दी? इसने लर्निंग में थ्योरी दी है, इसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी। क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट। आइडेंटिकल एलिमेंट पहली बात है कि ये किसकी थ्योरी है? ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की थ्योरी है। किसकी थ्योरी है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये मानता है कि अगर सेम जैसी चीज़ सीखेंगे तो आप बड़ी जल्दी सीख लेते हैं। जैसे मान लो आपको साइकिल चलाने आती है तो आप स्कूटर चला लोगे, आपको स्कूटर चलाना आता है तो आप बाइक चला लोगे। क्यों? क्योंकि आप जब सिमिलर चीज़ें सीखते हैं तो बड़ी जल्दी सीख लेते हैं। इनका मानना ये है। ये दी किसने है? तो ये दी है थ्रोनडाइक ने। किसने दी है? थ्रोनडाइक ने दी है। फिर क्या क्वेश्चन आता है यहाँ से? ये किसकी थ्योरी है? तो ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो पहला ऑप्शन ही बड़े आराम से लग जा रहा, पता है कि इमिटेशन लर्निंग। इमिटेशन लर्निंग के बारे में किसने कहा था? इसी को हम बोलते हैं मॉडलिंग। इसी को बोलते हैं हम SLT, यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी। और इसी को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। ये किसने दी है? अल्बर्ट बंदूरा ने। यानी कि ये मानता है कि बच्चा क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। जो उसके आमने सामने हो रहा होगा उसको ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्व करके सीखेगा। तो वो किसने कहा था? वो कहा था अल्बर्ट बंदूरा की ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। इसी को मॉडलिंग बोलते हैं, इसी को इमिटेशन बोलते हैं और इसी को सोशल लर्निंग थ्योरी बोलते हैं। तो सामने पता लग गया, बाकी सारे क्या बच गए? फिर किसके फ्यूचर बचेंगे? ये सारे क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग के। अब आपको इसमें से क्वेश्चन क्या क्या आता है? तो इसका आंसर तो ये हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ओमेसिव लर्निंग क्या होती है, रिवार्ड लर्निंग क्या होती है, पुनिशमेंट लर्निंग क्या होती है। देखो, सबसे पहले रिवार्ड, यानी कि आप बच्चे को क्या कर रहे हैं? पुरस्कार देके सिखाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो नहीं पढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? बच्चे को क्या बोलेंगे? मैं तेरे को ये दूंगा या दूंगी। टीचर, एज ए टीचर आप क्या बोलेंगे? मैं आपको ये चीज़ दूंगी, आप ये काम कर रहे हैं, स्कूल का काम होमवर्क करेंगे तो मैं आपको ये चीज़ देंगी। वो क्या होती है? वो रिवार्ड लर्निंग होती है। पुनिशमेंट लर्निंग, यानी कि डर के कारण भी बच्चा क्या करता है? वो व्यवहार शो करता है, तो उसको बोलते हैं पुनिशमेंट लर्निंग। क्लियर होगी बात? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन और क्या आता है? आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्वेश्चन आता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया गया था? जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो रैट के ऊपर भी किया गया था और पिजन के ऊपर भी किया गया था। किसके ऊपर? रैट के ऊपर भी किया गया था और
पिजन के ऊपर भी किया गया था। दूसरा आपको क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर, इस थ्योरी के बड़े बड़े नाम हैं, तो इसी को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इसी थ्योरी को जो ओपरेंट कंडीशनिंग है इसको बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, या फिर इसको बोलते हैं हम प्रोग्राम्ड लर्निंग थ्योरी, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लर्निंग थ्योरी। और इसी को हम बोलते हैं आर टाइप थ्योरी। इसी को हम क्या बोलते हैं, आर टाइप थ्योरी। तो ये सभी पता होना चाहिए आपको नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसी थ्योरी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये भी बहुत बार पेपर में आता है कि थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट किसको बोलते हैं, तो इसी थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आया है, साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ फॉलोइंग डोमेन। साइकोलॉजी की कितनी डोमेन्स होती हैं। जैसे आपने बीएड की है तो आपको पता है 3 तरह के हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। एक होता है कोग्निटिव, दूसरा होता है अफेक्टिव, तीसरा होता है बिहेवियरल बोलते हैं, या फिर अफेक्टिव और साइकोमोटर भी बोलते हैं। इसको हम साइकोमोटर भी बोलते हैं, साइकोमोटर डोमेन। यानी कि जो आप पढ़े वो आपको याद कितना रहा। कोग्निटिव का मतलब क्या, आपको याद कितना रहा। अफेक्टिव मतलब आप उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तीसरा क्या हो गया, बिहेवियर में उसको लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। तो साइकोलॉजी की 3 डोमेन होती हैं, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। साइकोमोटर को हम क्या बोलते हैं, बिहेवियर भी बोलते हैं। ठीक है, कोग्निटिव एक तरह की मेंटल होती है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दीज। आगे पूछा है, अ स्टेट ऑफ साइकेट्रिक डिस्ट्रेस कैरेक्टरिस्टिक बाय द फेयर एप्रीहेंसिव एंड साइकोलॉजिकल अरोजल इज कॉल्ड। हिंदी में पढ़ो, एक मानसिक तनाव की दशा, यानी कि आपके दिमाग में एक तनाव बना हुआ है जिससे हमें भय लगे, उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं चिंता। चिंता में क्या लगता है, हमें डर लगता है कि यार मेरे से ये हो गया, ये मैंने गलत कर दी। तो वो क्या होता है, वो क्या होता है हमारा एंग्जाइटी, यानी कि चिंता का। आगे आपको पेपर में क्वेश्चन आया है, ऑल द फोर्सेस दैट कॉजेस ग्रुप मेंबर टू रिमेन इन द ग्रुप इज कॉल्ड। ऐसी चीज जो किसी इंसान को उसके ग्रुप में रहने के लिए करती हैं उसको बोलते हैं हम कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस क्या होती है कि एक ऐसी भावना होती है जिसमें एक इंसान जो है वो किसी ग्रुप में बने रहना चाहता है। जैसे एक ग्रुप की एक लॉयल्टी टाइप, मान लो एक ग्रुप की एक लॉयल्टी होती है कि मैं ग्रुप को छोड़ के नहीं जाऊंगा। ऐसी फोर्सेस जो उसको उस ग्रुप में बनाए रखती है उसको बोलते हैं हम कोहेसिवनेस। क्या बोलते हैं, कोहेसिवनेस से क्या होती है, एक ऐसी फीलिंग होती है जिसकी वजह से सभी एक ग्रुप में जुड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं हम कोहेसिवनेस। उसको क्या बोलते हैं, कोहेसिवनेस। अब लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप मतलब जैसे बहुत सारे बंदे हैं उनमें एक बेस्ट लीडर ढूंढा जाएगा, इसके अंदर एक सभी क्वालिटी होंगी लीडरशिप की, यानी कि वो उसको लीड कर सके, ये सब कर सके, उसको बोलते हैं हम लीडरशिप क्वालिटी। मोटिवेशन क्या होती है, किसी चीज़ के करने के प्रति आपकी कितने उत्तेजित है, दैट इज मोटिवेशन। क्योंकि बात कोहेसिवनेस का मतलब होता है एक फोर्स होती है जो किसी ग्रुप में बनाए रखने के लिए आपको ज़रूरत होती है। जैसे मान लो एक भावना होती है कि हमारी एक थिंकिंग है कि हम ये काम करेंगे, तो थिंकिंग जो उसको जोड़ कर रखती है वो होती है हमारी कोहेसिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आया है, अकॉर्डिंग टू मैस्लो व्यू हाईएस्ट मोटिव टू ह्यूमन बिहेवियर। सबसे हाईएस्ट नीड कौन सी होती है। सबसे पहली नीड क्या होती है, फिजियोलॉजिकल नीड। सबसे पहले क्या आती है हमारी मैस्लो की थ्योरी की नीड को, फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, फिर आती है हमारी सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड के बाद आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस के बाद आता है सेल्फ एस्टीम, और सेल्फ एस्टीम के बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पूछिए सबसे हाईएस्ट, तो वो क्या होगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर आपको सेकंड हाईएस्ट पूछी होती तो सेल्फ एस्टीम होनी, अगर बेसिक पूछी थी तो वो कौन सी होनी थी, फिजियोलॉजिकल नीड। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, कई बार आता है कि जो मैस्लो की थ्योरी है उसने कितनी तरह से बांटा था, तो उसने इन नीड्स को 2 टाइप से डिवाइड किया, बीइंग ऑफ नीड, और 2 तरह की नीड बताई थी उन्होंने, बीइंग ऑफ
एक होती है बीइंग ऑफ नीड, दूसरी मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन दो तरह से आपको पेपर को आता है कि मैस्लो की थ्योरी में जो ह्यूमन मोटिवेशन की जो थ्योरी है उसमें कितनी तरह की जो 5 नीडें थे उनको कितनी टाइप में डिवाइड किया था। उनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया था, एक बीइंग ऑफ नीड होती है, एक और होती है, 2 तरह की नीड्स होती हैं, वो पेपर में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ईड ईगो सुपर ईगो किसके पार्ट है? माइंड के, पर्सनैलिटी के, कॉन्शियसनेस के, कि इंटेलिजेंस के? ये पर्सनैलिटी के पार्ट है। किसके पार्ट है? ये पर्सनैलिटी के पार्ट है। इंसान की पर्सनैलिटी होती है ईड ईगो सुपर ईगो। इनको बोलते हैं हम साइको डायनामिक अप्रोच। क्या बोलते हैं? साइको डायनामिक अप्रोच। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि ईड किसके ऊपर काम करता है? ईड करता है प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम। ये चाहता है कि मेरी इच्छा पूरी हो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। ईगो जो होती है वो रियलिटी प्रिंसिपल, यानी कि वो सोसाइटी को मान के चलती है, रियलिटी प्रिंसिपल। और सुपर ईगो क्या करती है? ये मोरालिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। किसके ऊपर? मोरालिटी प्रिंसिपल के ऊपर। आगे आपका क्वेश्चन आया है द जनरल टर्म रेफरिंग टू डिफिकल्टी इन रीडिंग। रीडिंग डिसऑर्डर को ये होती है लर्निंग डिसेबिलिटी। जो रीडिंग डिसऑर्डर होता है वो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम डिसलेक्सिया। जैसे सा को बच्चा क्या पढ़ रहा है? वाज। 6 को क्या पढ़ रहा है? 9। ये क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। एमनीजिया क्या होता है? एमनीजिया होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस यानी कि कई होते हैं जिनको थोड़ी देर बाद वो चीज़ें रख के भूल जाते हैं, उसको बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस को क्या बोलते हैं हम? एमनीजिया। फॉरगेटिंग की एक तरह की बीमारी होती है, भूलने की बीमारी होती है ये भी। ठीक है। दूसरा आता है आपको जो बहुत बार आता है, वो आपको क्या आता है? दैट इज राइटिंग डिसऑर्डर। राइटिंग डिसऑर्डर कौन सा होता है? वो होता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया। और आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि डिस्ग्राफिया को किनको होता है? जो ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड होते हैं। ऑर्थोपेडिकली, ये बड़ी बार आता है क्वेश्चन, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड यानी कि जिनको हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं उनको होता है, क्योंकि वो लिख नहीं पाते हैं। डिस्ग्राफिया तो इसको प्रॉपर लिखना नहीं आता है, वो होता है डिस्ग्राफिया। आगे पूछा है कोहलर एक्सपेरिमेंट चिंपैंजी। कोहलर ने पेपर में क्वेश्चन आता है कि कोहलर ने जो चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुल्तान। और उस थ्योरी का नाम था जिसमें ये एक्सपेरिमेंट किया था उसको बोलते हैं हम इनसाइटफुल लर्निंग। क्या बोलते हैं? इनसाइटफुल लर्निंग। अब हमें यही पता होना चाहिए कि इनसाइटफुल लर्निंग से क्वेश्चन क्या आता है। जब भी आपको कहीं सोल्यूशन में दिख जाए किसी प्रॉब्लम का सडन सोल्यूशन, तो इसका मतलब होता है इनसाइटफुल लर्निंग। जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, लेकिन आपके दिमाग में एकदम कोई आइडिया आया और आपने उस क्वेश्चन को कर लिया, तो उसको बोलते हैं हम, उस लर्निंग को बोलते हैं इनसाइटफुल लर्निंग। लर्निंग बाय कंडीशनिंग कौन सी होती है? पैवलोव। पैवलोव की थ्योरी को बोलते हैं। ट्रायल एंड एरर किसने दी है? वो थॉर्नडाइक ने दी है। लर्निंग बाय कंडीशनिंग पैवलोव ने दी है। पैवलोव ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? तो वो डॉग के ऊपर किया था। दूसरा आता है लर्निंग बाय इनसाइट, ये ऊपर हो गया। रीइंफोर्समेंट की थ्योरी बताया मैंने, किसने दी है? स्किनर ने दी है। किसने दी है? स्किनर ने दी है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस थ्योरी में, पैवलोव की थ्योरी में कंडीशनल स्टिमुलस क्या था? तो वो था बेल या फिर साउंड ऑफ बेल। और अनकंडीशनल स्टिमुलस पूछता है तो वो होता है फूड। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछा है कि माइंड मैपिंग क्या होती है। माइंड मैपिंग क्या होता है? इट इज़ द रिसर्चिंग एंड द फंक्शनिंग ऑफ माइंड। हमारा माइंड किसी चीज़ को कैसे फंक्शन करता है और उसके ऊपर रिसर्च कैसे करता है, वो होता है हमारा माइंड मैपिंग। क्या होता है वो? माइंड मैपिंग। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन में भी आई थी कि माइंड मैपिंग क्या होता है? रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ माइंड, कि हमारा माइंड कैसे फंक्शन कर रहा है उसके ऊपर रिसर्च करना, दैट इज माइंड मैपिंग। आगे क्वेश्चन आया है अ टीचर शुड मेक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ हिज स्टूडेंट। अगर एक टीचर जो है वो किसी बच्चे की पोटेंशियल को जज करना चाहता है तो वो क्या यूज़ करेगा?
एजुकेशन साइकोलॉजी यूज़ करेगा, क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ाई इसलिए जाती है, क्यों? क्योंकि बच्चे के बारे में टीचर जान पाए कि बच्चा ये व्यवहार कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या कारण है उसके व्यवहार के पीछे। आगे क्वेश्चन आया हुआ है कि एज ए टीचर, एक ऐसा टीचर जो सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी को मानता है लेव वाइगोत्स्की की, तो वो अगर असेस करेगा बच्चे को तो वो क्या करवाएगा। देखो, सोशल कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि इनका मानना था लेव वाइगोत्स्की कि बच्चे को सिखाना है तो बच्चे को सोसाइटी दो और साथ में कल्चर दो। अब सोसाइटी कैसे मिलेगी? जब वो बहुत सारे लोगों से मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों से कैसे मिलेगा? फैक्ट बेस याद करके थोड़ी मिलेगा, यहाँ से भी नहीं मिल पाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप से भी नहीं समझ पाएगा, वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी नहीं करेगा। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट का मतलब क्या हो गया? उसको एक पूरे ग्रुप को प्रोजेक्ट देंगे कि आपने इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो क्या होगा? जब मल्टीपल इंसान मल्टीपल दिमाग लगाएंगे तो बच्चा और ज़्यादा सीखता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। यानी कि बच्चे को कोलैबोरेशन में प्रोजेक्ट दो जिससे बच्चा और ज़्यादा सीखता है। लेव वाइगोत्स्की ऐसा मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आया है, हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम। यानी कि डाइवर्स क्लासरूम मतलब जहाँ पर हर एक जगह का बच्चा आया होता है। एक स्कूल होता है ना, तो स्कूल में हर एक फील्ड से बच्चा आया होता है। कोई बच्चा गरीब घर से होता है, कोई अमीर घर से होता है, कई बच्चे बड़े अच्छे घर से होते हैं, मतलब हर वैरायटी के बच्चे होते हैं वहाँ पर। बोले वहाँ पर इकोनॉमिक स्टेटस भी बच्चे का अलग होता है, कल्चर भी अलग होता है, बैकग्राउंड भी अलग होता है। तो वो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि होना चाहिए ऐसे? दैट इज़ गुड। अब सोचो, अगर एक डिफरेंट जगह से बच्चे आएंगे तो डिफरेंट कल्चर लेके आएंगे, डिफरेंट सोसाइटी लेके आएंगे, और डिफरेंट सोसाइटी की सोच अलग होगी, उनके कल्चर की सोच अलग होगी, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग अलग होगा, तो उनकी सोच अलग होगी। इससे क्या होगा? बच्चा जो है वो दूसरे से सीखेगा। कोई अमीर है तो वो गरीबी में रहना सीख जाएगा, गरीबी के कुछ सीखेगा। वो गरीब बच्चा है वो अमीरों से कुछ सीखेगा। अगर मान लो कोई बच्चा उसका दिमाग बड़ा तेज है तो वो किसी कम दिमाग तेज वाले से ज़्यादा सीखेगा। तो वो क्या है? इट इज़ अ करेक्ट, डाइवर्स क्लासरूम होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डाइवर्स क्लासरूम होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम, इसी तरह की लर्निंग को बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड, की मुझे याद नहीं आ रहा अभी प्रॉपर, तो वो क्या उसको वी क्या? इट इज़ करेक्ट बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स। पीयर्स मतलब होते हैं सेम एज के फ्रेंड। इनकरेक्ट तो कभी भी नहीं होगा, इनकरेक्ट कभी भी नहीं होगा। करेक्ट बिकॉज इट मेक्स क्लासरूम मोर हायरार्किकल। नहीं, इससे क्या होता है? स्कूल जो वो इंटरेक्टिव बन जाता है। क्लियर के बाद इससे बहुत सारे लोग आएंगे तो अच्छा रहेगा, बच्चे आएंगे अलग अलग जगह से। आगे पूछा है, अंकिता कैन नॉट सॉल्व हिज प्रॉब्लम देयर ओन, सी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट पीयर गाइडेंस। तो उस गाइडेंस को क्या बोलते हैं? जो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी में बताया गया था कि एक होता है MKO, जिसको बोलते हैं हम मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर, या ऐसा इंसान जो आपसे ज़्यादा जानता है, वो आपसे बड़ा भी हो सकता है, आपसे छोटा हो सकता है। इसने बोला है कि अंकिता एक लड़की है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाती, लेकिन जैसे उसको कोई टीचर गाइड करता है या वो कोई अडल्ट गाइड करता है तो वो उस क्वेश्चन को कर लेती है। तो बताओ उस गाइडेंस को क्या बोलते हैं? तो उस टेम्परेरी हेल्प जो हम दे देते हैं, इस टेम्परेरी हेल्प को हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम स्कैफोल्डिंग। और दूसरा बोला है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, ये पता होना चाहिए। ये एक दायरा होता है जहाँ तक इंसान किसी की मदद से सीख सकता है। एक ऐसा दायरा होता है जहाँ तक इंसान खुद सीख लेता है, एक ऐसा दायरा होता है जहाँ पर किसी टीचर की जरूरत है, किसी ऐसा इंसान की जरूरत होती है जो उससे ज़्यादा जानता है। तो उस एरिया को हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आगे आया है, हर्षिता इज हिंदी में पढ़ो। हर्षिता एक जिज्ञासु पाठक है। अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों का अध्ययन करने के अलावा वह अक्सर पुस्तकालय में जाती है और विभिन्न प्रकार के विषय पढ़ती है। लंच ब्रेक में हर्षिता अपने प्रोजेक्ट करती है। उसके बाद शिष्यों और माता पिता द्वारा अध्ययन करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है। बताओ वो कैसे मोटिवेटेड है? अब देखो, एक इंसान जो खुद अपना काम करता है, टाइमली वो काम करता है और टाइम मिल जाए तो एक्स्ट्रा चीज़ भी पढ़ता है, तो उसको बोलते हैं हम इंटरनली मोटिवेटेड। क्या है ये? इंटरनली मोटिवेटेड है, खुद मोटिवेटेड। इसको कोई मार के थोड़ी बोल रहा है कि ये काम करना है।
और उसके पेरेंट्स उसको बोलेंगे तब वो एक्सटर्नली मोटिवेट होता है। अगर टीचर बोल रहे हो तो टीचर मोटिवेटेड लर्नर होगा। क्लियर होगी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे पूछा है राजेश नेवर गिव आंसर टू द क्वेश्चन हिमसेल्फ। राजेश जो वो अपने प्रश्नों का समय उत्तर नहीं दे सकता है, अपने छात्रों को उत्तर समझाने ना देखकर, यानी दे सकता है वो लेकिन देता कभी नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है, उस क्वेश्चनों को क्या करता है, उत्तर को सुझाने के लिए सभी बच्चों को पहले बोलता है आप बताओ आप बताओ। तो इससे करने से वो क्या करना चाहता है, वो ये करना चाहता है कि मैं रोल मॉडल बनूं कि मुझे सब कुछ आता है। ये नहीं हो सकता। रेडनेस टू लर्न नहीं, रेडनेस टू लर्न नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है। वो बोल रहा है कि हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करे, इसलिए वो क्या बोलता है कि वो इनकरेज करता है कि आप आंसर दो पहले। क्लियर हुई बात कि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या होती है कि हर एक बच्चे को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, हर एक बच्चा अपना आंसर दे सके, उसको बोलते हैं हम एक्टिव पार्टिसिपेशन। यानी कि बच्चा खुद पार्टिसिपेट करे। अब वो अकेला आंसर दे देगा तो उसको पता है वो कर देगा, लेकिन जब औरों को भी मौका मिलेगा तो वो भी कुछ ना कुछ बोलेंगे। जब बोलेंगे तो वो क्या होगी, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी। अगला आया द वे वी परसीव आवर सेल्फ, यानी कि एक ऐसा तरीका जिसमें हमें पता है कि हम कितने पानी में हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सेल्फ कंसेप्ट। क्या बोलते हैं, सेल्फ कंसेप्ट। हमें पता है, आपको पता है कि आपको कितना आता है, मुझे पता है मुझे कितना आता है, तो वो क्या होता है आपको अपनी कमियां, आपकी अच्छाई और बुराई सब पता है। दैट इज योर सेल्फ कंसेप्ट। अब सेल्फ एस्टीम क्या होता है, सेल्फ एस्टीम होती है सेल्फ रिस्पेक्ट की बात। सेल्फ एस्टीम क्या होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट की जो बात आ जाती है तो वो होती है हमारी सेल्फ एस्टीम। अब सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, मान लो आपने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो आप अपने आप को रेगुलेट कर रहे हो कि मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे मेरा टाइम टेबल है, मैंने इस टाइम पे केमिस्ट्री पढ़नी है, इस टाइम पे साइकोलॉजी पढ़नी है, इस टाइम पे फिजिक्स पढ़नी है, इस टाइम पे केमिस्ट्री पढ़नी है। तो वो क्या है, जब आप अपने आप को रेगुलेट करते हो, खुद लाभ बनाते हो और खुद रेगुलेट करते हैं अपने आप को, तो उसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन। और सेल्फ एफिकेसी क्या होती है, किसी काम के करने के प्रति आपकी कैसी भावना है। अगर आपके अंदर एक सेल्फ एफिकेसी हाई होगी तो आप किसी भी काम को कर सकते हैं, यानी कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होगी। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप उस काम को कर लेंगे। अगर आपको लगेगा कि मेरे से टैट होगा ही नहीं, तो वो कभी भी नहीं होगा। और आपको लगता है कि मैं टैट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो आपकी क्या कर लोगे। तो सेल्फ एफिकेसी हमेशा क्या रखनी चाहिए, हमें हाई रखनी चाहिए। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पेपर में जनरली पेपर में क्वेश्चन दिख ही जाता है। आगे पूछा है डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है। डेवलपमेंट जो होती है वो कंसेप्शन टू डेथ, पॉइंट लिख लो जो पेपर में आता है, दैट इज कंसेप्शन टू डेथ भी होती है, कंसेप्शन टू डेथ, या फिर वॉर्म टू टॉम, ये भी लिख लेना। लेकिन यहाँ दिए स्टेजेस के हिसाब से। सबसे पहली स्टेज क्या होती है, प्रीनेटल होती है। अगर इन्फेंसी ही अकेला दिया होता, प्रीनेटल दिया होता, तो आप इन्फेंसी भी लगा सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या आएगा, प्रीनेटल। क्या हो गई बात। आगे पूछा है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन डिवेलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब आती है। ये तो बात की बात है। पहले हम देखेंगे कि सेंसरी मोटर की स्टेज कितनी होती है, 0 से लेके 2 साल। प्री प्रोसेशनल की कितनी होती है, 2 से लेके 6 साल। फॉर्मल की होती है 12+, और कंक्रीट की कितनी होती है, 6 से 12। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि सेंसरी मोटर इन्फेंसी का टाइम पीरियड क्या होता है। तो इन्फेंसी हो गया सेंसरी मोटर, ये क्या होगा, ये अर्ली चाइल्डहुड, ये क्या हो जाएगा, अडोलसेंस, और ये क्या हो जाएगा, लेटर चाइल्डहुड। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब सेंसरी मोटर में क्या आता है, सबसे मेन पॉइंट क्या आता है, दैट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस। प्री ऑपरेशनल में क्या आता है, एनिमिज्म, या फिर वहाँ लिखा होता है इरिवर्सिबिलिटी। ये पेपर में बहुत बार आता है। फॉर्मल में क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो उसका आंसर क्या होगा, ये वाला
अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का क्या होगा, ये वाला। आगे पूछा है कंक्रीट में क्या आता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज कंजर्वेशन। जैसे आप उसको 5 रुपए का सिक्का देंगे या 5 रुपए के खुले देंगे तो वो 5 रुपए का सिक्का समझ जाएगा कि 5 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का खुले रुपए बराबर होते हैं, दैट इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्पेस। दूसरा आता है चाइल्ड बिगेन टू थिंक लॉजिकली। चाइल्ड बिगेन टू थिंक लॉजिकली, अभी लॉजिक थोड़ा सा आता है तो वो होता है कंक्रीट में, प्रॉपर लॉजिक आता है फॉर्मल में। आगे क्वेश्चन है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट थिंकिंग को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग। यानी कि ये और होती किसकी है, ये क्रिएटिव बच्चों की होती है। क्रिएटिव बच्चे क्या करते हैं, इनकी याद रखना, क्रिएटिव से क्वेश्चन बड़ा बार आता है, ओरिजिनलिटी ऑफ थाउट होता है, ओरिजिनलिटी ऑफ थाउट होता है। यानी कि इसके थाउट जो होते हैं ओरिजिनल होते हैं, अपनी मर्जी से बनाते हैं, यानी कहीं से रट्टा मार के देते हैं। ठीक है, न्यू आइडियाज़ होते हैं इनके क्वेश्चन, इनके आंसर में न्यू आइडियाज़ होते हैं। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, वही घिसे पिटे पुराने आंसर। क्लियर की बात। मेमोरी बेस्ड मतलब याद करके आंसर देना, और कंसिस्टेंसी का मतलब वही पुराने पुराने। आगे क्या पूछा है, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन क्या रोल प्ले करती है। पूछा है मेमोरी को शार्प करती है, नहीं करती है। न्यू लर्निंग को ओल्ड लर्निंग से डिफर करती है, ये भी नहीं करती है। मेक्स लर्नर टू थिंक अनडायरेक्शनली, थिंकिंग नहीं। इट क्रिएट अ इंटरेस्ट, जब मोटिवेशन देते हैं तो मोटिवेशन से क्या होता है, बच्चे के अनुसार कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट की भावना जाती है कि आप बोलेंगे हाँ इसने किया हम भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बच्चा मोटिवेट हो जाता है। इससे लर्निंग जो होती है वो इंटरेस्टिंग बन जाती है। आगे क्या पूछा हुआ है, व्हेन चिल्ड्रन लर्न अ कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द एरर। यानी कि एक लड़का है वो क्या कर रहा है, एरर को कम करके सीख रहा है, तो वो कौन सी थ्योरी बोलती है, वो बोलती है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, कि गलती करो, गलतियों को कम करो और सीख लो। तो वो कौन होती है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। पियाजे की थ्योरी कौन सी है, क्वालिटी डेवलपमेंट बोलते हैं, मेंटल एबिलिटीज की थ्योरी भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हम थ्योरी ऑफ मेंटल एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज। और इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक विकास, यानी कि दिमाग का विकास कैसे कैसे, समझ कैसे विकसित होती है इंसान के अंदर। जेबी वाटसन क्या है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। लेव वाइगोस्की कौन है, अभी बताया, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, सोशल कल्चरल कंस्ट्रक्टिविस्ट। आगे पूछा है द इनसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय। इनसाइटफुल लर्निंग कोहलर ने दी थी, लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिया है, तो इसका मतलब यहाँ लिखना है ये गेस्टाल्ट थ्योरीज थे। ये क्या थे, गेस्टाल्ट थ्योरीज। गेस्टाल्ट में 3 नाम थे, आपको पता होना चाहिए, 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नाम कौन कौन से थे, वर्दिमर, वर्दिमर जो थे वो फादर थे गेस्टाल्टिज्म के, कोहलर और कोफका। वर्दिमर ने कंसेप्ट दिया था जिसको बोलते हैं हम परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है, मीनिंगफुल सेंसेशन, मीनिंगफुल सेंसेशन, यानी कि आपने कोई चीज़ सेंस की और उसका कोई मीनिंग निकाल लिया, दैट इज योर परसेप्शन। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है फॉल्स मेमोरी परसेप्शन को क्या बोलते हैं। फॉल्स मेमोरी परसेप्शन को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम, फॉल्स मेमोरी परसेप्शन को बोलते हैं हम इल्यूजन। क्या बोलते हैं, इल्यूजन। ये पेपर में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है कि गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, गेस्टाल्ट का मीनिंग होता है होल। नेक्स्ट आगे पूछा है अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट सेंसरी मोटर में क्या क्या आता है। सेंसरी मोटर में सोल्व इन लॉजिकल फैशन, ये तो जाके लॉजिक जो जाके कंक्रीट और उसमें आता है, तो ये भी नहीं हुआ। इंटरप्ट प्रॉब्लम, एनालाइज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एनालाइज करना यहाँ नहीं आता है। कंसर्न अबाउट सोशल भी नहीं करता है वो, तो बच क्या गया फिर, इमिटेशन करता है, नकल करता है, जब बच्चा 0 से 2 साल में होता है। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग फोस्टर द क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन। इनमें से कौन सी चीज़ से आपको लगता है कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं।
टीचिंग द स्टूडेंट प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन की प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी, आप बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे तो बच्चा भुजा सीखता है। हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो कि आप आगे आओ, ये हो सकता है। आगे पूछा है एम्फोसाइज द अचीवमेंट ऑफ द गोल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ स्कूल लाइफ, नहीं, ये भी नहीं। कोचिंग स्टूडेंट, कोचिंग तो कभी नहीं देना है, कोचिंग नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। कंपटीशन कभी नहीं करवाना है, याद रखना कंपटीशन वाला ऑप्शन गलत होता है। तो आंसर कौन सा होगा? प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी, बच्चे को अपॉर्चुनिटी दो कि बच्चा कुछ करने के लिए सोचे। आगे क्या पूछा है? अ यंग चाइल्ड रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन बेसिस ऑन द रिस्पॉन्स मेड बाय हिम इन सिमिलर सिचुएशन, यानी कि कोई चीज़ उसने पहले सीखी हुई है, उसका वो अगली जगह यूज़ कर पा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एनालॉजी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एनालॉजी। यानी कि जैसे आपको क्वेश्चन आ गया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ऐसे बोल दिया कि भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है, तो आपको पूछ लिया हिमाचल की राजधानी कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे? शिमला। तो वो क्या हो गया? यानी कि उसको पता लगेगा कि राजधानी का कंसेप्ट है, तो क्या हुआ? सेम सिचुएशन को वो अगली जगह अप्लाई कर पा रहा है, उसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ एनालॉजी। लॉ ऑफ इफेक्ट, कि किसी चीज़ का आपके ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, आप बार बार करेंगे। जैसे आप यहाँ वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप बार बार देखेंगे और अगली वीडियो देखेंगे, नहीं लगी अच्छी तो नहीं देखेंगे। लॉ ऑफ अटेंडेंस, जब तक आप सीखने के लिए तत्पर नहीं होंगे, आपको दुनिया का कोई भगवान नहीं सिखा सकता। ये था लॉ ऑफ लर्निंग। आगे पूछा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल किसने दिया है? ये दिया है एटिक्सन एंड शिफ्रिन ने। किसने दिया है? एटिक्सन एंड शिफ्रिन ने। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में क्या होता है कि हमारी मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे कैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी से कैसे कैसे जाती है, सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो वो दिया था एटिक्सन एंड शिफ्रिन में। मेमोरी से क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में। आगे पूछा है रोशाह इंक ब्लो टेस्ट कौन सा टेस्ट है? ये जो है ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है। कौन कौन सी हैं? ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है। इसमें और लिख लीजिए, दैट इज थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। कौन सा है? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। फिर इंक ब्लो टेस्ट हो गया, फिर थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट हुआ। ये किसने दिया है? ये पता होना चाहिए, मॉर्गन एंड मुरे ने दिया है। किसने दिया है? मॉर्गन और मुरे ने। ये पेपर में बहुत बार आता है। रोशाह इंक ब्लो टेस्ट आता है, बहुत सारे टेस्ट आते हैं इसमें पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी। आगे पूछा है कार्ल स्पीयरमैन ने कौन सी थ्योरी दी है? तो वो 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है। कौन सी? 2 फैक्टर थ्योरी। अब मल्टी फैक्टर किसने दी है? तो ये पता होना चाहिए, ये थ्रोनडाइक ने दी है। किसने दी है? थ्रोनडाइक ने दी है। ग्रुप फैक्टर किसने दी है? थर्स्टन ने दी है। और इनसाइटफुल लर्निंग किसने दी है? ये दी है कोहलर ने। Thank you for watching this video. If you like this, kindly subscribe the channel. Thank you.